इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से, 109 स्पेस स्टार्टअप्स। पीएम मोदी ने 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया। भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है कि लोग अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से वापस आ रहे हैं, भारतीय वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको वही पैकेजेस यहाँ मिल रहे हैं। इंडियन नेवी को जो 3 वॉरशिप मिले हैं, उनमें ब्रह्मोस मिसाइल से लैस स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी, दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने वाला अग्रय और समंदर के अंदर सर्वे करने वाला आईएनएस संशोधक है। तो ये जो नई जिसे कहते हैं अंडर वाटर आर्म्स रेस है, इसमें यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट, दैट्स द ओनली वे यू कैन क्रिएट अ डिटरेंस। तो के साथ मैं जहां बैठा हूं, चीमा साहब मैं जहां बैठा हूं, यहां से 150 मील के फासले पे मेरी मादरे मिलत है और सिसक के एड़ियां रगड़ के मिनते लेकर के दुनिया सारी से खैरात मांग के चल रही है। मैं जहां बैठा हूं, ये भी चाणक्य सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। ये भी अर्थशास्त्र को पढ़ के लोग यहाँ से भी आगे निकल रहे हैं। यहीं से लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के कभी वर्ल्ड बैंक चलाते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है। आपसे साइकिल नहीं चल रहा है, ये दुनिया चला रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब। सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है। उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसेस का दिखाया। ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? मैं समझती हूँ कि तुर्की कैन बी the next challenge or target by Israel. लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत। अगर भारत ने रिलेशनशिप चाइना के साथ ठीक कर लिए, तो फिर आप चाइना को क्या बेचा करेंगे? ऐसे हिस्से हैं हमारे मुल्क के, अब बलूचिस्तान, केपी, ट्राइबल एरियाज, उसके बाद फिर अब आज़ाद कश्मीर, इवन गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे भी स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं इधर के, थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे देंगी, थोड़ा और दे देंगे। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से, 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहाँ से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए, वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी? इजराइल क्या है? स्टार्टअप टेक, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और उसके बाद यहाँ पे गूगल और उसके बाद हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, वो पहले ही डिटरमिनेट एक अपनी वो दे चुके हैं कमिटमेंट टू प्रोड्यूस 100,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। और उसके साथ दूसरी चीज क्या है? इनकी मोनोपोली ऑन द आईटी इंडस्ट्री। और फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि आपका एल्गोरिथम के बगैर आप जिस तरीके से हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, माल खत्म हो जाएंगे, हर चीज डिलीवर होगी, ड्रोन के साथ डिलीवरियां होंगी, अनमैन्ड जंगे जो होंगी, अनमैन्ड ड्रोन के साथ जंगे होंगी। ऑपरेट कौन करेंगे? आईटी वाले लोग ऑपरेट करेंगे। और चीमा साहब, दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स की कमिटमेंट्स जो है मौजूद है, आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका रोल नहीं निकाला जा सकता। इसमें से वाजपेयी साहब का रोल इसमें से नहीं निकाला जा सकता। इसमें कई ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट थे। मोदी साहब इज नॉट द ओनली नेशनलिस्ट पर्सन टू बिगिन विद, ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम, ही हैज टेकन टू द यूथ एंड एजेंडा टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन पिछले लोग भी जो थे वो भागकर लंदन जाके नहीं बैठ गए, वो यही बैठ गए। उनके ऊपर करप्शन की स्टोरियां मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने स्केड्यूल नहीं बनाया कि 3 साल तुम लूट लो, 2 साल हम लूट लेंगे। वहां यहां नहीं इस तरह का हुआ था। यहां वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं है। यहां मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है। मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वो। आप अकल के इतने सारे, आपकी अकल बिल्कुल बंद हो चुकी कि दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, दिस इज नॉट द वर्ल्ड मूव ऑन गोज ऑन। फिर आपके साइंस और इंग्लिश और मैथ के साथ दुश्मनी, नफरतें। फिर आपसे जब बात की जाए तो मजहब का तड़का लगा के आप 6वीं सदी का खुलफा राशिदीन के दौर के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस्लाम आपके लिए फॉरेन रिलीजन है, आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की। इस्लाम है क्या?
जिहाद करने के लिए सर्टन सर्कमस्टेंसेस की जरूरत होती है, तब जिहाद आप पर लाजम होता है। आप हर बात के ऊपर जिहाद कर देते हैं, आप फौरन हर बात के ऊपर। गाजा के ऊपर अरबी इतने परेशान नहीं है जितने आप परेशान हैं, लेकिन आप टीटीपी के लिए आपके पास कोई मंसूबा मौजूद नहीं है जो घुस के मार रही है, उसके लिए कोई मंसूबा नहीं है। गजा की तैयारी, आप गजा के लिए तैयार हैं। पता नहीं, मेरे तो समझ से बाहर है कि आप 21st सेंचुरी में एंटर किस तरह होंगे। आपके जो लीडरान हैं, आपका जो ग्रुप इकट्ठा हुआ है जिसने कहा है कि हम अगली BDM 2 बनाएंगे, उनके ट्वीट अकाउंट कोई और ऑपरेट करता है। वो ट्विटर कोई नहीं समझते कि ट्वीट क्या चीज है। साइंस को समझना तो उनके बस की बात नहीं। और आप अब इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी उर्दू में की जाए, ताकि हमने जो टूटी फूटी तरक्की की है उसको भी खत्म किया जाए। चले कर ले। यहां भी सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत और चाइना दे आर टॉकिंग अबाउट इट। उनकी भी मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, जिसमें मुझे तशवीश ये है कि आपकी हिमालय से ऊपर जो दोस्ती है, अगर बल्कि उसका रिजल्ट निकल चुका है कि बॉर्डर के ऊपर फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भी हो चुका है। अगर भारत ने रिलेशनशिप चाइना के साथ ठीक कर लिए तो फिर आप चाइना को क्या बेचा करेंगे? तो के साथ मैं जहां बैठा हूं, चीमा साहब, मैं जहां बैठा हूं यहां से 150 मील के फासले पे मेरी मादरे मिलत है, और सिसक के एड़ियां रगड़ के मिनटें लेकर के दुनिया सारी से खैरात मांग के चल रही है। मैं जहां बैठा हूं ये भी चाणक्य सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। ये भी अर्थशास्त्र को पढ़ के लोग यहां से भी आगे निकल रहे हैं। यहीं से लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के कभी वर्ल्ड बैंक चलाते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है। आपसे साइकिल नहीं चल रहा है, ये दुनिया चला रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब। ये दुनिया आप क्या हो क्या मेरी समझ से बाहर। सही कह रहे हैं तार साहब, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि 150 किलोमीटर माइल दूर एक जगह है जहाँ पे एक डिफरेंट दुनिया, और 150 माइल बाद जो है वो एड़ियाँ सिसक के हम चल रहे हैं, साइकिल नहीं चल रहा है, छोटा सा मुल्क नहीं चल रहा। और नरेंद्र मोदी के दौर में तो पता चला कि 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला उन्होंने। बहुत बड़ा चेन है। कस्टमर सर्विस की एक्सट्रीम देख रहा हूँ, जो कभी अमेरिका में होती थी अब वहां पे वो नहीं मिल रही है। यहाँ पे मैं जो यहाँ के जब बच्चे देख रहा हूँ, भारतीय लड़कियां लड़के साड़ियों में, और जिस तरीके से उनके चेहरों के ऊपर स्माइले हैं, मुझे नजर आ रहा है कि दे आर राइजिंग, दे हैव एपेटाइट टू राइज। देखिए, कौमें एपेटाइट के बगैर तरक्की नहीं करती, एपेटाइट है। और चीमा साहब, आपको शायद याद होगा कि हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, पहले ब्रेन ड्रेनिंग होती थी, अब ब्रेन गेनिंग हो रही है कि लोग अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से वापस आ रहे हैं, भारतीय वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको वही पैकेजेस यहाँ मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ, पहले लोग भारत को छोड़ के जाते थे डेवलपिंग कंट्रीज को क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बिल्कुल वैसा ही है। मेरी नजर में प्यार के अलावा दुनिया में किसी रिलीजन ने, किसी चीज ने और प्रीचिंग नहीं की है, और इसके बगैर गुजारा नहीं है। आगे पिछले माजी में जो होता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में फ्यूचर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन नफरतों का मेरे ख्याल गुंजाइश मौजूद नहीं है। ट्रेड बेस्ड चीजें हैं, ट्रेड में आप क्या कर लेंगे, नफरतों में कहां तक जाएंगे। पहले वारें होती थी, मारते रहे हैं, मिलियंस लोग मारे गए। हमारे बंटवारे के अंदर 6 मिलियन मारे गए 1947 में, दोषी लोग बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी चीज के। आज देखें तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं। बल्कि मैं अभी दरगाह से होकर आया हूं, और बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन मैंने किए ज्यादा जो निशीन थे वहां पर, किसी के कहने, किसी ने उनको फोन किया था तो मैं गया, और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिले। मैंने बड़े क्वेश्चन किए उनसे, टफ क्वेश्चन किए। निजामुद्दीन औलिया बस्ती है वहां पे, एक टाउन है, उसके हवाले से किए, मुसलमानों के हवाले से किए, फ्यूचर ऑफ भारत के हवाले से किए, जो से ज्यादा नशीन है वहां से। और मैं मुसलसल ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन हर एक से कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, क्योंकि आई वांट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन पॉजिटिव मैं ये देख रहा हूँ, मुझे अभी तक ज्यादातर नेगेटिविटी मिली नहीं है। मुझे वो जिस तरह कहा जाता है ना कि एक परसेप्शन है कि मुसलमान जो है वो भारत के अंदर उसके हालात खराब हैं, या पिस रहा है, या दबाया जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं जिस जगह पे ठहरा हुआ हूँ, यहाँ भी अक्सर मैं देख रहा हूँ खवातीन आ रही हैं, हिजाब वाली भी है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न लोग भी ठहरे हैं। पीपल डोंट केयर मेरे ख्याल में। भारत इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। और पहले भी सेकुलर था, ये जो मेरी नजर में ये थी बात कि भारत के अंदर पहले भी कई कौमें इकट्ठी रहती थी, उन्हें रहने का पता था। बल्कि हमारे साथ यही ज्यादती है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज खत्म हो गई, हमें पता ही नहीं है कि हाउ टू लिव इन पीस एंड हार्मनी विद अदर रिलीजन, या दूसरे मज़ाहिब की इज्जत किस तरह की जाती है। चीमा साहब, मैंने भी खुद जाके अमेरिका में जाके सारी चीजें देखी है। वहां भी एक, आपको जिस तरह पता है, मेल्टिंग पार्ट है। हम सारी कौमें वहां जाकर एक अमेरिकन ड्रीम खरीद के जाते हैं, और हम मजहब को फिर सेकेंडरी बनाकर रिलेशनशिप से आगे अपने रिलेशनशिप चलाते हैं। मेरे दोस्त हैं, सारे हिंदू दोस्त हैं, सिख दोस्त हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूइश हैं, हम सब ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। दिस इज व्हाट आई लर्न। लेकिन भारत में चीजें पहले ये मौजूद थी। एक ही कस्बे के अंदर लोग 3-3 गुरुद्वारे भी थे, मस्जिदें भी थी, मंदिर भी थे। मैं अभी सीसगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक से होकर आया हूँ, बिल्कुल एडजॉइनिंग गुरुद्वारे के साथ मस्जिद मौजूद है। बल्कि मैं मस्जिद गुरुद्वारा साहब के अंदर खड़ा था तो मैं देख रहा था ऊपर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा।
तो जब आपको इस पॉइंट पे आना चाहिए मेरे ख्याल में, इसमें कोई हर्ज नहीं है। Enough is enough मेरे ख्याल में। We have to move on with it. We have to start loving each other. We have to realize that we are same people. हम एक ही माँ के दो बच्चे हैं। ये सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने तार साहब, हम एक ही माँ के दो बच्चे हैं और बड़ी आपने अच्छा ये पैगाम दिया है और कनेक्ट करने की जरूरत है। और जिस तरह आपने जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर टामा हाका को हमने या टॉम हाका को हमने कॉपी किया था रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था, ठीक है। तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म, मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं होना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ। मैंने बल्कि पाकिस्तान की एक एयरबेस का जो रनवे है वो सैटेलाइट इमेज में तबाह हुआ देखा है। मैंने आपको कल उसका गड़ा भी दिखाया था, तो वो पता चलता है। तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए? अगर भारत की इमेजेस रिलीज कर रहा है, अगर सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसेस का दिखाया, ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? आवाम को दें इमेजेस, आवाम का मुराल हाई होगा। मुराल हाई करना है ना आवाम का, ये तरीका। ये नहीं है कि आप चला रहे हैं स्लाइड चला रहे हैं जी हम पॉपुलर हो गए हैं, बस फौज के साथ आवाम खड़ी है और ये वो। आवाम जब भी जंग होती है तो फौज के साथ खड़ी होती है, लेकिन आवाम सियासी फौज के साथ नहीं खड़ी। बहुत से ऐसे हिस्से हैं हमारे मुल्क के, बलूचिस्तान, केपी, ट्राइबल एरियाज, उसके बाद फिर अब आज़ाद कश्मीर, इवन गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे भी स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त। सिंध में भी हालात कुछ इतने ठीक नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो आपका ट्रस्ट इरोड कर देता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लोग डरते हैं, घबराते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होगी, बिजनेसेस जो हैं वो फ्लरिश करेंगे, आपका जीडीपी ग्रो करेगा, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी, तो फिर आपकी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहे, कोई आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही ना हो और लोगों का एतमाद ही ना हो हुकूमत के ऊपर। एतमाद तो खत्म हो चुका है ना। अब ये सोलर पैनल्स, तो इन्हीं की एग्जांपल आप ले लें कि गवर्नमेंट ने बहुत लोगों को कहा जी आप ये सोलर एनर्जी पे इन्हिसार करें, लोगों ने लगवा लिए ये जगह जगह अपने घरों में, और बाद में फिर उन्होंने कहा नहीं जी अब तो हम ये है और वो है और ऐसे वैसे है, तो आपकी हम नेट मीटरिंग ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद जनाब आपको हम बस इतना सा रिलीफ देंगे। और तो फिर आप मुझे बताएं ना कि यहाँ पे कौन ट्रस्ट करेगा इन लोगों के ऊपर? बिल्कुल सर, जाहिर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ना ही कोई ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन सर पहले गोबर टैक्स लगा, अब ये टॉयलेट टैक्स की भी बात की जा रही है, साथ ही साथ सोशल मीडिया टैक्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो जो लोग यानी खुद तो ये जॉब प्रोवाइड कर नहीं सकते और जो लोग खुद अपने तौर पे जो है वो सोशल मीडिया या इंटरनेट के जरिए अगर ऑनलाइन अपने लिए कोई काम कर रहे हैं तो उनसे भी ये टैक्स लेंगे। किस बात का? मतलब ये करना क्या चाह रहे हैं? ये क्या लोगों के अंदर चाह रहे हैं कि बहुत गुस्सा जो भरा हुआ है, क्या ये उसका रिएक्शन देखने की कोशिश करें? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पब्लिक का कि उन्होंने महंगाई बर्दाश्त की। तो किसी ने कहा कि जरा पब्लिक के बीच में जाकर ये शुक्रिया अदा कर दें। हाँ, पब्लिक के बीच में तो कभी भी नहीं आएंगे, आप तो पब्लिक से दूर भागेंगे वो। बल्कि अब ये इलेक्शन भी अगर लड़ेंगे तो ये हल्का NA 34 तेहरान 4 से लड़ेंगे जाके, क्योंकि यहाँ अब इनकी गुंजाइश नहीं है। तो ये लोग जो हैं, ये हमारी जो एलीट क्लास है ना, वो किसी तौर भी अपने मराद कम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कुछ हासिल कर रहे हैं इस मुल्क से, अवाम के टैक्सों से, ये कतई तौर पे कंसीड नहीं करेंगे कि हम चलें थोड़े से अपने अखराजात कम कर लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके जो अल्ले तल्ले हैं वो वैसे ही जारी रहेंगे। सर पर्सनल खर्चे भी ऐसे शोशा से होती है सर। इसके मुकाबले में अगर हम इंडियन पार्लियामेंटेरियंस को देखें तो वो बहुत सादा से होते हैं और उनकी गाड़ियां भी इतनी बड़ी बड़ी और ह्यूज किस्म की गाड़ियां वो यूज नहीं कर रहे होते। जी जी, जनरली उनके जो हैं, आप देख लें उनके MNAs वगैरह जो हैं वो ये मारुति पे और ये आम गाड़ियों पे आते हैं। और हमारे तो आप ये बजट इजलास में जब शिरकत के लिए आए थे तो जरा फुटेज आप देखें जाके, जिन गाड़ियों पे वो आए करोड़ों की गाड़ियां थी। बिल्कुल, एक गाड़ी कई करोड़ रुपए की थी। अब वो लोग तो फिर अपनी ही जो एक एलीट क्लास है, अपना जो एक खास जिस ग्रुप है उनका जिससे वो ताल्लुक रखते हैं, वो तो उसी के मफाद को सामने रख के बजट बनाएंगे। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि उससे आवाम पे कितना बोझ पड़ता है।
दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई भारत अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब कि भाई भारत के अंदर ऐसे ऐसे जहाज़, ऐसे ऐसे मतलब कि एयरक्राफ्ट्स भारत की सेना में शामिल हो रहे हैं ना भाई साहब, जिसको देख के लगता है कि भाई भारत भाई अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है भाई साहब। जैसे जैसे मतलब कि भाई राफेल विमान जो हैं भाई, एयरक्राफ्ट्स हैं भारतीय नेवी के अंदर, भारतीय एयरफोर्स के अंदर और भारतीय आर्मी के अंदर भी भाई साहब, ठीक है, शामिल किए गए हैं भाई साहब। वो मतलब काबिल तारीफ़ है भाई साहब, ठीक है। मतलब कि राफेल तो भाई साहब भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है, ठीक है भाई साहब। अब जो मतलब कि जो वॉरशिप्स भारत के अंदर शामिल हुई है ना, मतलब कि इन्होंने मतलब कि भाई साहब ये मतलब कि भारत के लिए गेम चेंजर चीज़ साबित हो गई है भाई, ठीक है भाई। क्योंकि पता क्या, भारत को ना बहुत टाइम से भाई आधुनिक हथियार की ना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। तो भाई इसी चीज़ को देखते हुए ना भाई क्या बोलते हैं, भारत की शक्ति को बढ़ाने के लिए ना भाई ये 3 वॉरशिप्स कमीशन की गई हैं। मैं आपको ना आर्टिकल में बता देता हूँ, देखिए ये स्टोरी है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमीशनड 3 इंडिजीनियसली बिल्ट नेवल शिप्स इनटू द इंडियन नेवी एट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता, ठीक है बच्चा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कमीशन करी है 3 इंडिजीनियस बिल्ट नेवल शिप्स जो हैं, ठीक है, वॉरशिप्स हैं इंडियन नेवी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट यानी कि कोलकाता में, ठीक है, उन्होंने कमीशन किया है कोलकाता में। द वेजल्स आर INS दूनागिरी, a stealth frigate, INS second one है दूनागिरी, a second one is INS संशोधक, a survey vessel and INS अग्रे, ठीक है, ये तीसरी वाली INS अग्रे तीसरी वाली, ठीक है। एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट, ठीक है। पहली है दूनागिरी जो कि स्टेल्थ फ्रिगेट है, ठीक है, वॉरशिप है, ठीक है। दूसरी है INS संशोधक जो कि सर्वे वेसल मतलब कि सर्वे करती है, मतलब सर्वे वेसल है, ठीक है। एंड INS अग्रे है एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है INS अग्रे, ठीक है। ऑल 3 वर बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। तीनों के तीनों बनाई गई है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा, ठीक है। वॉरशिप डिटेल के बारे में बताता हूँ आपको। INS दूनागिरी एन एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट डिजाइन टू कंडक्ट अ वैरायटी ऑफ सरफेस एंड एंटी एयर वॉरफेयर मिशंस इन डीप वाटर, मतलब डीप वाटर में जाके भाई साहब ये मतलब कि भाई साहब मतलब कि ऑपरेशन को कंडक्ट करती है। और भाई साहब मतलब कि उसको स्टेल्थ फ्रिगेट डिज़ाइन में बनाया गया है, यानी कि भाई साहब अंदर डीपली जाके और भाई साहब वहाँ पे जाके वार कर सकती है दूनागिरी जो है, ठीक है भाई साहब। ये मतलब कि फ्रिगेट है, ठीक है। तो भाई ये वाली जो है ना भाई, भारत को बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा ज़रूरत थी इस प्रकार की वॉरशिप के लिए, ठीक है। तो भाई ये जो है ना भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, ठीक है। तो भाई इससे पता चलता है कि भाई ये वाली जो वॉरशिप है, ठीक है, तो भाई ये डीप वाटर में जाएगी, ठीक है। डीप वाटर में जाके भाई साहब भारत के दुश्मनों को ख़त्म करेगी, मतलब कि जो भी मतलब मिसाइल वगैरह आएंगे डीप वाटर से लेकर, ठीक है। जो INS संशोधन है अ लार्ज स्केल सर्वे वेसल है, ठीक है, इक्विप्ड विद कटिंग एज मैपिंग एंड ओशन जियोग्राफिक इक्विपमेंट्स टू सपोर्ट सेफ नेविगेशन एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, मतलब कि दुश्मन की जो वॉरशिप वगैरह के जो मतलब कि हथियार हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं मिसाइल वगैरह हैं, उनको मतलब कि भाई साहब मतलब कि इंडिकेट करेगी, मतलब कि भाई साहब ये नेविगेट करेगी और उसके बाद फिर ऑपरेशनली मतलब कि रिटेलिएट करेगी, ठीक है। और तीसरी है, पहली हो गई दूनागिरी INS दूनागिरी और दूसरी है INS संशोधक एंड तीसरी है INS अग्रे, ठीक है। एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर swallow water craft SWC built to track and neutralize underwater threats in coastal waters, मतलब कि तटीय किनारे के मतलब कि कोस्टल जो एरिया होता है ना, कोस्टल वाटर्स के पास में जो मतलब अंडर वाटर जाकर भाई साहब, ठीक है, ट्रैक करती है मतलब कि दुश्मन की मिसाइल वगैरह को। एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ये, एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन जो होती है ना उनको मार गिराने के लिए ये वाला INS अग्रे है, ठीक है। तीनों की सिग्निफिकेंस बताता हूँ आपको। दिस वॉरशिप्स बोस्ट एंड इंडिजीनियस कंटेंट ऑफ ओवर
75% stimulation commissioned often referred to ट्राई कमिश्नल, ठीक है, डेमोस्ट्रेट्स इंडिया पोस्ट फॉर डिफेंस सेल्फ रिलायंस अंडर आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव। आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव से, मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव से भाई साहब भारत के अंदर, अब बताओ भारत के अंदर ही मतलब कि भाई वॉरशिप बनाई जा रही है। ये कितनी बड़ी बात है भाई भारत के लिए, भाई साहब बहुत बड़ी बात है भाई भारत के लिए कि भाई भारत के अंदर ही ऐसी वॉरशिप्स बनाई जा रही हैं भाई साहब, जो मतलब INS विक्रांत का नाम आपने सुना ही होगा भाई साहब, ठीक है। INS विक्रांत के बाद अभी 3 जो वॉरशिप्स बनाई गई हैं भाई, ये कितनी बड़ी बात है भारत के लिए कि भाई भारत के अंदर मेक इन इंडिया हो रहा है, मेड इन इंडिया, और मेड इन इंडिया है, पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। भारत किसी से ख़रीद नहीं रहा, ठीक है भाई साहब। भारत भाई अब खुद अपने घर में ही बना रहा है भाई साहब ये सब चीज़ें, मतलब ये सब चीज़ें मतलब कि ये सब चीज़ों को सपना भाई साहब हमने देखा था भाई, देखते थे कि भाई भारत की सेना के अंदर, भाई साहब भारत के अंदर सेना के अंदर मतलब अच्छा हथियार आएंगे और भाई भारत को सशक्त बनाने में ये योगदान देंगे, ठीक है भाई साहब। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मतलब कि भाई साहब पहले से सोच रखा था कि भाई साहब भारत की जो शक्ति है, भारत की जो नेवी है, आर्मी है और भाई एयरफोर्स से, इनको सशक्त बनाना है, ठीक है। और सशक्त बनाने के लिए हमें पहले आत्मनिर्भर बनना होगा। हम अगर भाई साहब दूसरे देशों से, अमेरिका से, रशिया से, ठीक है, और यूरोप से अगर हम हथियार खरीदते रहेंगे तो भाई हमारा पैसा भी वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। और भाई साहब वो टेक्नोलॉजी बनाते रहेंगे, उनको पैसा मिलता रहेगा, हम खरीद रहे हैं भाई साहब, वो बेच रहे हैं, ठीक है, उनको पैसा मिलता है, वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन भाई हम नहीं कर पाएंगे। हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, भले ही हमारे पैसे लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। हमें भाई साहब 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स बनाने होंगे। अब तो 6th जनरेशन के भी बन रहे हैं भाई साहब, 7th जनरेशन पे भी अभी काम शुरू हो चुका है। तो भाई ये सोचने वाली बात है कि भाई हम अभी तक 3rd 4th जनरेशन का भी नहीं बना पाए, लेकिन भाई साहब अभी कावेरी इंजन भाई बन रहा है, प्रोग्रेस में है, लेकिन भाई हम डायरेक्टली अब 5th जनरेशन पे शिफ्ट होना चाहिए। 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट हमें भारतीय सेना में भाई साहब देना ही होगा, और भाई हमें टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी होगी, ठीक है भाई साहब। बिना टेक्नोलॉजी बिल्ड करे भाई नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। तो भाई भारत को भाई बहुत आगे बढ़ना है, और भाई साहब ये 3 जो वॉरशिप भारत की सेना में कमीशन हुई है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, भारत के लिए। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।